वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज मैं आपके लिए क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसी वीडियो को आज, जिसमें मैंने सॉल्व करा था सीबीएसई का सैंपल पेपर जो उनकी वेबसाइट पर उन्होंने टर्म 2 के लिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए इशू करा है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था और अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में एक तो हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिए हैं, प्लस उसके साथ ही मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्क्स का बताने वाली हूं। तो बिल्कुल एंड तक ये वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कंस्ट्रक्शंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्रीज। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे कंपास से तो नहीं बता पाऊंगी कैसे बनाना है, बट मैं आपको एक मेथड जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि हमें क्या बनाना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे बोला है कि एक सर्कल बनाना है हमें जिसका रेडियस होगा हमारा 4 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड देन हमें उस पॉइंट उस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनानी है जो कि यहाँ पर उनका इंटरसेक्शन पे एंगल बनना चाहिए 90 डिग्रीज, एंड द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स जो सपोज ये पॉइंट O है एंड दिस इज योर पॉइंट A एंड B, तो ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है ये होना चाहिए 60 डिग्रीज। नाउ आपने अपना जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है सर्कल की उससे आपको पता होगा कि इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री तो जो इंटीरियर इसका इंटरनल एंगल बनेगा दैट शुड बी योर 120 डिग्री, दैट इज डबल ऑफ दिस। ओके, तो ये एंगल जो है 120 का आपको बनाना है, दीज टू शुड बी योर 90 डिग्रीज। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। ओके, तो आप एक सर्कल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ज्यादा ही बड़ा हो गया 4 के हिसाब से थोड़ा, लेट मी जस्ट मेक इट स्मॉल। या this is what you have to do. This is suppose the center of the circle. Now what you have to do is draw any direction में आप इसका एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। Now at this point आपको पता है कि जो टेंजेंट होगी और जो आपका सर्कल का रेडियस होगा इनके बीच में एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो आपको 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन बनाना आता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सपोज योर PB। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे आपने 90 डिग्री बना लिया। अब जो इंटीरियर है वो आपका यहाँ पे जब आउटसाइड में हमें 60 चाहिए तो इंटीरियर कितना होना चाहिए 120। नाउ एट दिस पॉइंट जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन, ड्रॉ 120 डिग्रीज, दिस इज हाउ दिस वुड बी अ 120 डिग्रीज। ओके, दिस ओके, सपोज दिस इज योर 120 डिग्री। ओके, तो ये आपका 120 यहाँ पे हो गया, सपोज कर लीजिए। ये मैं बहुत ही अंदाजे से बना रही हूँ, हो सकता है गलत भी हो, मतलब सेम ना बने इतना। ओके, एंड नाउ अगेन यहाँ पे आपको क्या बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, सॉरी इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपकी 2 टेंजेंट्स मेरे फिगर में तो बहुत ही छोटी आ रही है, बट जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट से बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको 2 टेंजेंट्स यहाँ पे दिखेंगी। जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी ये एंगल जो आपका ये है ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्रीज का बन जाएगा। सो दीज आर योर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करा होगा तो आपको जरूर आता होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और आपको वहां पे मीन कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके का आपको एक टेबल दे रखा है। आई एम ड्रॉइंग द टेबल ऑन द बोर्ड फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन and yeah, and we are given the frequencies of the batsmen. These are the runs scored and how many batsmen have scored that much runs. ये हमें given है question में।
in total is 120. This is your frequencies. Now we will calculate the xi, यानी कि क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका, ये इसका क्लास मार्क हमें निकालना होगा. So it would be the midpoint. 100. Here it would be 140, and here it would be your 180. Okay. And फिर आपका बहुत ही सिंपल है. You have to add fi and xi. इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है सारे टर्म्स में, and then you have to add them. Okay. So suppose like मैं आपको शॉर्ट में बस बता रही हूँ. तो 12 2s are 24, that is 240, plus 6 2s are 1200, plus 3500, plus this would be a 4200. Then you have 180 into 23, so this would be a 4140. Yeah. Okay, so this is what you have to then add all these numbers. So after addition the value would be your 13280, and फिर उसके बाद you have to divide it by the total number of classes, that is total number of frequencies. So that is the sigma fi. So the mean is equal to 13280 divided by 120. So this would be a 1, then again 1, and 0. Or it would be 67. Yes. So this is your mean runs, 110.67. Okay. Now coming to the next question. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर में से, यानी जो आपके RSRD वाली बुक्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का होता है, और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है. इसमें दो पार्ट्स हैं आपके. एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक वर्ड प्रॉब्लम है, एंड द सेकंड वन इज ऑल्सो अ वर्ड प्रॉब्लम. बट जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने लिखा है टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 meters अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द ग्राउंड लेवल. ओके, तो ये आपका डायग्राम बनेगा. इसमें ये आपके पास दो पोल्स हैं. दिस इज योर फर्स्ट पोल एंड दिस इज योर सेकेंड पोल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो उन्होंने दे रखा है वो आपको दे रखा है 20 meters. ओके, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल from the foot of the second pole is 60 degrees. अब ध्यान से आप इसको पढ़िएगा. इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल. जो फर्स्ट पोल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, यानी कि जो ये सेकेंड पोल है इसके फुट से ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो जो ये वाला एंगल है ये हमें गिवन है 60 degrees. Okay, and the angle of elevation of the second pole, यानी इसका जो angle of elevation है वो हमें given है 30 degrees. Okay, find the height, find the difference between the heights of the two poles, and √3 की वैल्यू क्वेश्चन में given है 1.73, और ये x and y मान लेते हैं हम हमारे दो पोल्स की जो हाइट है, इसके बीच का अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो आपके पास क्या गिवन है. बेस तो आपके पास कॉमन है ना, और एंगल्स आपको दोनों में गिवन है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें बेस गिवन होता है तो हम उसको यूज करके अपना कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारी दूसरी वैल्यू होगी यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो पहले मैं इसको नेम कर लेती हूँ. तो ये हो जाएगा आपका PQ एंड दिस इज RS. दीज आर योर टू पोल्स. तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PQS. ठीक है, तो ट्राइंगल PQS में आपको बेस गिवन है, एंगल कौन सा गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है हमारे को, है ना, 60 डिग्रीज जो हमें गिवन है, और हमें निकालना है ये. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है. सो P अपॉन B इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्रीज. ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, हमने उसे y ले लिया, and the base here is 20 is equal to जो आपका tan 60 डिग्री क्या होता है आपका √3 होता है ना. √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो y is equal to 20 into 1.73.
और आप इसको 20√3 लिख लो अभी, जब हम माइनस कर लेंगे उसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका दूसरा ट्राइंगल है ये वाला RQS, तो ट्राइंगल RQS जो है उसके अंदर भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एंगल कितना है हमारा 30 डिग्रीज, सो दिस वुड बी ऑन, यहाँ पे हमारा x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/√3, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की वो आएगी 20/√3। ओके, अब आप यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है y माइनस एक्स, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 20/√3 माइनस 20√3, हाँ 20√3 माइनस 20/√3, वैल्यूज जब आप पुट कर लोगे, इसे जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा समवॉट रिलेटेड टू 23.06 मीटर्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें एंगल्स चेंज हो जाते हैं बस, या फिर डिस्टेंस चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत इजी भी है, इजीली कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कभी आपसे डिफरेंस पूछता है हाइट्स का, कभी सम पूछता है, कभी दोनों की हाइट पूछता है, इसका भी 1 मार्क होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वैल्यूज तो निकाल आते हैं बस सब्ट्रैक्ट नहीं करके आते, तो वो नहीं करना आपको बिल्कुल भी। ओके, now coming to the second part of question number 10, this is also a word problem, this is also a good problem, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है। A boy 1.7 meters tall is standing on a horizontal ground, so ये एक आपका ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉय की उन्होंने हाइट दे रखी है 1.7 meters, ओके, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 meters अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, तो यहाँ पर एक और बिल्डिंग भी है हमारी, और यहाँ से इससे 50 meters अवे ये बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई लेवल इज 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज जो डायग्राम में बच्चों गलती करते हैं, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो बॉय जब खड़ा है उसकी हाइट गिवन है, तो वो क्या पैर से देखता है? नहीं ना, आईज से देखता है। तो आई लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करने का मतलब ही ये है कि वो यहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका निकालना है, मतलब देना है यहाँ पे। सो दिस इज योर 60 डिग्रीज। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग कितनी टॉल है। ओके, 1.7 आपको ये गिवन है। लेट अस कंसिडर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज दिस पार्ट, द पार्ट दैट वी डोंट नो, उसको हमने x कंसिडर कर लिया, ये वाला हमारे को पता है 1.7 मीटर्स होगा, तो ये दोनों हमारा 1.7 मीटर्स हमने ले लिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ट्राइंगल है ये वाला ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, इसको आप नेम कर लो ए बी सी डी एंड ई। तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसमें अगर हम tan थीटा पुट कर दे, बिकॉज दिस इज 50, सो दिस वुड ऑल्सो बी 50, डिस्टेंस ऐसे तो है नहीं कि बिल्डिंग आपकी टेढ़ी होगी, सो दिस वुड ऑल्सो बी 50, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज x अपॉन 50, थीटा यहाँ पे आपको क्या गिवन है 60 डिग्रीज, राइट। सो जो आपका वैल्यू ऑफ x आएगा दैट वुड बी 50, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो 50√3 मीटर्स, ये तो आपकी वैल्यू आ गई इसकी, राइट। और अब आपको क्या करना है, टोटल हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। फिर से वही गलती मत करना, यहाँ पे छोड़ना मत, इसमें आपको ऐड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग में 1.7 मीटर्स। ओके, 1.7 मीटर्स इसमें आपको ऐड करना है, एंड √3 की वैल्यू यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो आप उसमें पुट करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 88.2 मीटर्स। और ये बहुत इजी था, पिछले वाले से भी इजी है ये, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी थी इसमें कि आई लेवल से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। गुड, सो विद दिस योर सेक्शन बी इज ऑल्सो कंप्लीट। वी आर एट द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, सेक्शन सी, और इसमें सबसे लंबे क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं वो? 4 मार्क्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एंड फॉर्मूला सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर में हमारे? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर में से। द क्वेश्चन सेज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल is 3 centimeters and 5 centimeters respectively.
It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeters. Find the height of the cylinder and also find the total surface area of the cylinder. तो कुछ नहीं करना, बस दोनों का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल करना है, हाइट निकालनी है एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, उसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है. एज सिंपल एज दैट. तो चलिए सॉल्व करते हैं. वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होता है हमारा? 4/3 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. तो कैपिटल आर स्क्वायर की जगह हमें जो गिवन है बड़ी वाली वैल्यू वो क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, दैट इज 4/3 पाई. 5 स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस 9, दैट वुड बी योर 4/3 पाई इंटू 16, दैट इज 64 पाई बाय 3. ओके, एंड आपका वॉल्यूम ऑफ दिस इज योर शेल. एंड अब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है ना? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. एंड आर की जगह आप पुट कर दो, क्वेश्चन में रेडियस हमें गिवन है 7, दैट इज 49 पाई एच. दोनों को इक्वल कर लो. 64 पाई by 3 is equal to 49 pi h. Pi would be cancelled from both the sides and h would be 64/3 into 1/49. जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 8/3 विच इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स. राइट. अब ये तो आ गई हमारी हाइट. अब हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है. सो टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, आई एम डूइंग इट ओवर हियर ओनली. हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर h plus r in bracket, right? You have to put all the values. 2 pi, that is 22/7. Oh, sorry. 2 into 22/7 into radius is 7. Height is 8/3 plus 7. This 7 would cancel out. 44 into, take LCM 3, 8 plus 21, that is 29/3. And after solving, you would get your answer as 425.83 centimeters square. Okay, and this is your first question of section C solved. Now coming to question number 12. ये दोनों ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है, ये दोनों क्वेश्चन सर्कल चैप्टर में से हैं एंड दोनों ही क्वेश्चन जो आपके वो प्रूव वाले क्वेश्चन हैं. तो इन्हें हम देखते हैं. सबसे पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? हमें बनानी होती है फिगर. ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी एंड देन आई वुड ड्रॉ द फिगर एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point to a circle. तो सबसे पहले एक सर्कल, ओके, एक एक्सटर्नल पॉइंट जिससे हमें दो tangents ड्रॉ कर रखी है टू दिस सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact to the center. Okay, so basically ये जो है ना, अब आपको याद होगा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाला जो क्वेश्चन अभी कराया है उसमें हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कंस्ट्रक्शन करा है, उसको हमें यहाँ पे बस प्रूव करना है. बेसिकली क्या बताया था मैंने आपको कि जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है और ये दोनों एंगल्स जो है ये क्या है? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब कि इनका सम जो है वो इक्वल टू 180 होना चाहिए. अब ये हमारा फिगर बन गया. अब हमें इसमें नेमिंग कर लेते हैं हम. दिस पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आई एम टेकिंग एज P एंड दिस इज A एंड दिस इज B. अब आप ध्यान से देखो, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. थोड़ा जब आप स्केल से बनाओगे तो फिगर ज्यादा बेटर लगेगा. मैं यहाँ पे रफ हैंड से बना रही हूँ तो इसलिए ऐसा है. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल में हमें पता होता है कि चारों एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है? 360 डिग्री. तो जो हमारे एंगल्स है, एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल PAO प्लस एंगल BPA, ये चारों एंगल्स जो है इनका सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए.
तो अब जब हमें पहले से पता है कि ये जो होता है ये क्या होता है 90 डिग्रीज, ये भी प्रॉपर्टी है हमारी सर्कल की, तो इन दोनों एंगल्स को हम इसमें 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो दो एंगल्स हो जाएंगे आपके 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BPA एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो दिस वुड बी योर 180 डिग्रीज प्लस ये दोनों आपके एंगल। अब AOB कौन सा एंगल बचा? AOB ये वाला एंगल, और आपका BPA क्या था? BPA ये वाला एंगल। ये तो वही एंगल्स है जो हमें प्रूव करने हैं, तो बस इसको आप उधर ले जाइए, अपना 180 जो है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो दिस वुड बी योर एंगल BPA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा इधर, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री क्या होता है आपका? 180 डिग्री, एंड हेंस दिस इज प्रूव्ड। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसमें हमें एक फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एंड टू प्रूव में हमें एक एंगल गिवन है जो हमें प्रूव करना है कि वो 2 टाइम्स सम अदर एंगल है। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाती हूँ एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फिगर में सबसे पहले एक सर्कल बना रखा है इन्होंने, एंड देन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अगेन देयर आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, and from this point it is connected to the center O, and here the two tangents are themselves also connected, right? QP, and this is your point T. ठीक है, this is the figure that is given in the question, और यहाँ पर हमें प्रूव करना है 2 times of angle OPQ is equal to angle PTQ, यानी कि OPQ this angle का 2 टाइम्स इज इक्वल टू PTQ यानी दिस एंगल। ये अब हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एंगल जो ये PTQ है इसको हमने ले लिया है थीटा। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारे TPQ ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये दोनों जो हमारे टेंजेंट्स है वो है इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से है ना। और वैसे भी हमें पता ही है कि ये प्रॉपर्टी होती है, तो हमें समझ में आना चाहिए खुद से ये। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है एंड जो ये वाला एंगल, यानी जो आपका एंगल TPQ है वो इक्वल हो जाएगा आपका एंगल TQP के, बिकॉज ये दोनों साइड्स भी इक्वल है तो बेस के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंड यू ऑल्सो नो कि ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये सेंटर पे आपका अगर एंगल बन रहा है तो 180 माइनस दिस एंगल अभी हमने प्रूव करा है, तो दिस इज हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। ओके, और जो एंगल OPT है यानी कि ये वाला एंगल जो सेंटर से और उस पॉइंट के बीच में बन रहा है, जिस पॉइंट से हमारी टेंजेंट आ रही है, वो होता है 90 डिग्री। एंगल OPT जो है आपका वो होता है 90 डिग्रीज, राइट। अब एंगल है OPQ, ये वाला एंगल जिसको हम यूज करें, इसके मेजरमेंट्स कैसे निकलेंगे? इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल है उसमें से अगर हम बाहर वाला एंगल माइनस कर दें, यानी कि एंगल OPT माइनस एंगल TPQ अगर हम कर दें, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा एंगल OPQ के इक्वल, है ना। और TPQ क्या है हमारा 90 डिग्रीज, राइट। एंड दूसरा वाला एंगल हमने अभी निकाल लिया 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, तो बस वही करना 90 माइनस 90, और माइनस माइनस यहाँ पे हो गया हमारा प्लस, और ये आपका थीटा बाय 2 के इक्वल आ गया, यानी कि जो मेरा एंगल OPQ है वो क्या हो गया, हाफ ऑफ हो गया हमारा एंगल PTQ, और इस 2 को आप इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, एंगल PTQ is equal to 2 times of angle OPQ, and this is what we had to prove. So hence proved. Simple. Now coming to the most exciting part of this paper, that is the case study section. तो 2 क्वेश्चन आपको केस स्टडी के यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वहां से लिया गया है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम योर AP चैप्टर।
राइट। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्लिपिंग जो है यहाँ पर आपके लिए ऐड कर देंगे हम। ओके, मैं आपको रीड करती जा रही हूँ। स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट कि नेविगेशन सिस्टम जो है वो कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। ऑल दोस 3-4 लाइंस आई एम नॉट रीडिंग। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली। A guard stationed at the top of a 240 मीटर टावर। ठीक है, एक टावर है यहाँ पर इस तरीके से, और ये 240 मीटर हाइट है इस टावर की। यहाँ पर एक गार्ड है, राइट। नाउ ही ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। तो एक बोट, ये आपका सी है यहाँ पर पूरा, एंड वन बोट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस टावर। ओके, there is a device that is known as inclinometer which is used to measure the slopes and tilts, and this guard uses that and measures the angle of depression of the boat। तो बोट जो है वो वाटर से आ रही होगी कहीं पे इधर से। सपोज लेट अस टेक द बेस ओनली, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर से एक बोट आ रही है, सपोज एक पीप करके बोट है, वहां पे जो गार्ड खड़ा था उसने उसको देखा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, तो इस तरीके से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्रीज, राइट। तो ये एंगल एंड ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आपका जो है ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो क्या है, उन्होंने मेक अ लेबल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो डायग्राम तो मैंने आपके लिए बना ही दिया है, दिस इज द टावर, आप इसको नेम कर सकते हैं, दिस इज योर बोट एंड दिस इज योर डायग्राम। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए हमें अपना tan थीटा वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर 240 अपॉन बेस, मैंने इसको x मान लिया, सो इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है tan थीटा की, tan थीटा इज 1/√3 इज इक्वल टू 240 by x, so the value of x would be 240√3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज। So this is the first part of the question. Now the second part of the question, it says after 10 minutes the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance is reduced by 240√3/1। तो 240√3 - 1 से इसका डिस्टेंस जो है ये इतना कम, मतलब पहले वाले डिस्टेंस से इतना कम हो गया है इसका डिस्टेंस, एंड ही रेज्ड एन अलार्म। तो अब इसमें इन्होंने वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछा है। अब उन्होंने पूछा है कि एंगल जो है हमारा वो कितना हो गया अब जब हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया, राइट। तो पहले हमें दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करना होगा टू फाइंड आउट द चेंज इन द डिस्टेंस। तो हम इसे माइनस करेंगे 240√3 माइनस 240√3 - 40। ठीक है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, देन 240√3 माइनस this both would be cancelled out and this would become your plus 240 meters। और अब आपको क्या करना है, you have to calculate the tan theta again। so tan theta would be 240 इसकी height and 240 is the distance now, so this is 1 and tan theta किस एंगल पे 1 होता है, 45 डिग्रीज पे। तो the new angle of depression is 45 degrees। okay, and with this you have solved your first case study। Now coming to the last case study, जो सेकेंड केस स्टडी है वो है आपकी, इट इज रिलेटेड टू पुशअप्स। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि पुशअप्स आर वेरी इफेक्टिव एंड इजी फॉर बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ। These 3-4 lines I am ignoring, you can read them। Now coming to the main part of the question, Nitesh wants to participate in a push-up challenge। He can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, which he wants to achieve by practicing regularly। With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day। If on the first day of practice he makes 3000 push-ups, then after how many days would he be able to achieve his target? Construct an AP and find the minimum number of days। And then in the second part they are asking the total number of push-ups that he would be doing, that is sum of all the values। तो कुछ नहीं है, क्लियरली आपको बस एक AP सॉल्व करना है यहाँ पे। तो AP में क्या है, सबसे पहले उसने स्टार्ट कितने पुशअप से करा,
उतना आपका हो जाएगा A। 3000 पुशअप से उसने स्टार्ट करा है ना, एंड यहाँ पे आपको एवरीडे वो कितना बढ़ाता जा रहा है, 5 पुशअप, राइट। एंड योर लास्ट वैल्यू that you have to achieve is 3900 push-ups। ओके, तो आपका एपी कैसा बन जाएगा, 3000 then 3005 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आपका 3900 तक। अब आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ डेज। मिनिमम नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है कि आपको n की वैल्यू निकालनी होगी, एंड फर्स्ट डे तो वो ऑलरेडी कर चुका है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो टोटल नंबर ऑफ हमारा जो है वो डेज निकल आएगा। तो लास्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम कि उसका n क्या है। तो उसको n को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दे रखा है 3900 इज इक्वल टू a क्या है आपका 3000 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता एंड योर d इज 5। को इधर ले आओ, दिस वुड बी 900 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। सो नाउ ये 5 को आप इधर ले आओगे, सो दिस वुड बी 905, ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5n एंड देन योर n इज 181, राइट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मिनिमम डेज, एक डे हमारा कम हो गया तो इसे -1 कर देंगे, 180 इज द आंसर। नाउ इन द सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, सम निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स उसने कितने करे। तो SN का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है, n/2 A प्लस L वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, आप n-1 वाला करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये शॉर्ट रहेगा तो ये कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 181 डिवाइडेड बाय 2 एंड A की वैल्यू क्या है 3000 प्लस L की वैल्यू क्या है 3900। इसको आप सॉल्व करोगे 181 by 2, add both these values 6900 and after solving you would get your answer as 6,24,450 push-ups. So this is the total number of push-ups that he would do in all these 181 days. And with this we have completed the sample paper. तो अब आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैप्टर वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ क्या करना है, आपको कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी, और अगर आप चाहते हो कि एक छोटा सा अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊं तो मैं वो भी बता सकती हूँ कि अब जो बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है पूरे सेमेस्टर वो भी थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए ले आई हूँ ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको देखते हैं, जो हमारा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई प्रिपरेशन नहीं करी है तो उसे सबसे एंड में आप कर सकते हो, वो है आपका कंस्ट्रक्शन। उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है एंड दैट टू फॉर 3 मार्क्स। तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाइम भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे अभी, तो उस चैप्टर को आप सबसे एंड के लिए रख सकते हो, उसकी बस आप खाली एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि जैसा आज वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि वो एकदम डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है, तो बस खाली वो कर सकते हो, बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो है आपके 2 चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास तीनों ही चीजों का क्वेश्चन आया है, मीन का भी आया है, मोड का भी आया है, मीडियन का भी आया है। तो 8 मार्क्स का आपका टोटल स्टैटिस्टिक्स की वेटेज है एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 7 मार्क्स की वेटेज है। एंड एक क्वेश्चन जो सर्कल्स का था, आप याद कीजिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवाया है 2 मार्क्स का, उसके अंदर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन था, उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि वो एक्चुअली में सर्कल्स का क्वेश्चन था, बट अगर आप उसमें भी इंक्लूड करेंगे तो 8 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री का भी आपका वेटेज बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर्स आपको जरूर अच्छे से करके जाने हैं। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इजी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में भी इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जो बच्चे अगर बेसिक मैथ्स वाले भी हैं वो भी चाहेंगे तो ये चैप्टर में बस फॉर्मूलाज लर्न करके डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं बेसिक मैथ्स का भी पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, उनका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार हम देखेंगे, बट फॉर नाउ 6 मार्क्स का ये आया है आपका एंड 6 मार्क्स का ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया है। जो आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आया था। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी हैव 4 मार्क्स एंड फॉर सर्कल्स वी हैव 6 मार्क्स, राइट। सर्कल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चंस इसमें ज्यादा आते हैं, तो वही है कि आप थोड़ा थ्योरम्स पे अपना वर्क कीजिए। बट इफ यू वुड आस्क मी
कि लास्ट के 1 मंथ में कौन से चैप्टर सबसे पहले करें, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर. देन गो फॉर स्टैटिस्टिक्स, you can learn the formulas of surface area and volumes, then quadratic equations, AP, and the remaining these two chapters, if you find them difficult, you can do them by the end of your preparation. पहले मेजर चंक आपका कवर हो जाएगा. ऑल्सो जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो गया है या जो बच्चे ऊपर ऊपर से मतलब रिवीजन करना चाह रहे हैं बस, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट क्लास 10th की मैथ्स की सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज की अवेलेबल है. उसका लिंक आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसको देखिए. किसी भी चैप्टर को आपको रिवीजन करना है आप वहां से कर सकते हैं. ओके, और भी अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन टाइप का किसी और सब्जेक्ट का, तो मुझे बताइए, मैं जरूर बनाऊंगी. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये. ओके, सो विद दिस वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय.